अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी जी जान से लगी हुई और पूरी तरह से ये तटस्थ है, मतलब पूरी तरह से कटिबद्ध है कि आपको सफलता दिला के ही दम लेगी। तो आइए, ये मेरा नाम लौकुश पांडे है। मैं पिछले 7 वर्षों से दिल्ली मुखर्जी नगर के जो विभिन्न जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं हिंदी माध्यम के, सब में मैं ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ा रहा हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको डेली लाइव कोर्सेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस के जैसे ढेर सारे आपको सुविधाएं मिलेंगी और टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको तैयारी का मौका मिलेगा, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन कितना जल्दी से जल्दी। ठीक है, आइए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जल्दी से आइए। तो आपको हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को जो है अपने मोबाइल से या जिससे भी आप कर रहे हैं उससे करना होगा। क्या बात है, नहीं आ रहा है क्या? तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक हो, आपको जैसे यहाँ पर देखिए 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 36,000 का पड़ता है और अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 43,200। महज अगर अंतर देखा जाए तो एक महीने के फीस के बराबर है। इसलिए मैं तो बराबर सजेस्ट करूंगा कि अगर मान लीजिए आप 21, 22, 23 मतलब 2021 या 2022 या 2023 में आप अगर ले रहे हैं तो आपको मैं बार बार सजेस्ट करूंगा कि बेटा 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने आपको कहा अगर आप LP10 लेते हैं तो पहले तो ये जो 36,000 था ये 40,000, मतलब ये 40,000 रुपए है। अगर आप LP10 यूज करेंगे तो 36,000 में होगा और ये 48,000 का 43,200 में हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 1 साल के बजाय 2 साल वाला कोर्स लीजिए। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? क्यों भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे के सारे बच्चों को। आइए जल्दी से, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ, प्रशांत जी, विशाल जी, वीरेंद्र जी, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, वेरी गुड, अनिल कुमार जी, मोहित जी, धर्मेंद्र पेंस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छा कोई बात नहीं। रिम जिम, खुश रहो बेटा। विशाल, खुश रहो और खूब पढ़ो। बस भगवान सफलता दे जल्दी से। बस जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग, देखते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जल्दी से आइए भाई, हम आपका इंतजार करते रहते हैं, इसलिए 10 मिनट मैं लेट आता हूँ जानबूझ के। मैं बार बार कहता हूँ मैं जानबूझ के आता हूँ क्योंकि मेरी आदत 4 बजे उठने की, समझना। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं 10 मिनट लेट करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद कोई छूट न जाए, है ना। गुड मॉर्निंग राहुल जी, आइए जल्दी जल्दी आइए आप लोग। तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉमन ह्यूमन डिजीजेज, है ना। डिजीजेज आप जानते हैं, वैसे भी एक वायरस डिजीजेज बड़ा ही वायरल हुआ है, पूरी दुनिया भर को जो है वो रोने पे मजबूर कर दिया है। उसका नाम ही कोरोना रखा गया है, समझ रहे हैं ना। पूरी दुनिया जो है सिर्फ घरों में बैठी हुई है, किसकी वजह से आप ये जानते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ। निशी, गुड मॉर्निंग। प्रिंस, गुड मॉर्निंग। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी। हाँ, कोरोना, हाँ, वही तो रोना है भाई। आज हालांकि हम लोग देखेंगे कि डिजीजेज वास्तव में कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कौन सी डिजीज जो कॉमन है जो हमको बार बार परेशान करती हैं, ठीक है ना। हालांकि आज अभी फर्स्ट पार्ट है तो शुरुआत करते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे ही हम लोग ज्यादा बात करेंगे, यानी संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं जो संक्रमण से फैलता है, और एक होता है नॉन संक्रामक रोग, है ना। और जो कॉमन से बेटा हमको वही पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की हमको जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आप जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये रोग है क्या, स्वस्थ
और रोग, ये दोनों में क्या चीजें? स्वस्थ का मतलब होता है क्या सिर्फ बीमारियां ना होना, या उसके साथ में और भी कुछ होता है? फिलहाल हम WHO के हिसाब से देखते हैं कि क्या होगा। थैंक यू विशाल जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा बोलते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो अच्छा ही लगेगा ना। हाँ, कम से कम कोरोना का जो भय है वो तो दूर हो जाता है, कि लगता है कि चलो बच्चे कुछ। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कि वास्तव में डिजीजेस क्या, डिजीज है ना, रोग, बीमारियां क्या चीजें होती हैं वास्तव में, और इसको लेकर के पूरी दुनिया को झेलना पड़ जाता है। और आप अभी देख रहे हैं बेटा, इसके बारे में हम लोग कोरोना के बारे में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जब वायरल डिजीजेज में आएंगे तब, यानी जो वायरस डिजीजेज है, अभी हम लोग बैक्टीरिया पे देखेंगे एक दो दिन अच्छी तरह से, एक एक जो भी हैं वो सारे के सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमरेंद्र जी, पूजा गुड मॉर्निंग अभिषेक, अभिषेक जी, लेट कर दिया अभिषेक जी आप। अमित जी गुड मॉर्निंग, एम के शर्मा गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी। तो डिजीजेस क्या है, हम लोग आज इसको जानना चाहते हैं। तो क्या है डिजीजेस भाई, कोई बताएगा हमको? रोग, रोग का मतलब होता है हमारे शरीर का, ध्यान कीजिए, हमारा शरीर जो है, पूरा शरीर या शरीर का कोई एक भाग, कोई एक अंग, जब उसके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वही दशा क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। समझ पा रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम शरण जी, लेट कर रहे हैं आप, जल्दी गुड मॉर्निंग। रवि रतन जी गुड मॉर्निंग। आज का है भाई, जो हमारे ज्यादातर फेवरेट स्टूडेंट थे वो आज लेट कर रहे हैं, क्या बात हो गया? जल्दी आइए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये कहने का मतलब मेरा ये, कि ये जो आप डिजीजेस कर रहे हैं, रोग कर रहे हैं, बीमारी कर रहे हैं, यानी यह एक दशा है किसकी? शरीर की, शरीर की एक दशा, या शरीर के किसी एक भाग की, एक अंग की दशा, जब उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे? रोग कहेंगे। मतलब समझिए, जैसे अगर आपको बुखार हो जाता है बेटा, तो पूरा बॉडी क्या हो जाता है? पूरा बॉडी जो है वो कार्य करने लायक नहीं रहता, तो उनके कार्यों में बाधा आ जाती है। लेकिन अगर कोई अंग एक खराब, जैसे मान लीजिए आंखों में, आंखें कभी लाल हो जाती है ना, मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना, हाथों में कोई चोट लग जाती, समस्याएं हो जाती हैं, वगैरह वगैरह, यानी ढेर सारा। तो आप जानते हैं कि ये सभी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी का डिसबैलेंस होना, बिल्कुल सही बात। लेकिन समझ पा रहे हैं ना? हाँ, वही चीज है कि यानी भाई जब डिसबैलेंस होगा तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो यानी यह एक दशा है, वास्तव में क्या है? अरे हाँ बिल्कुल शर्मा जी, एम के शर्मा, आपका तो पूरा नाम ही नहीं है, एम के शर्मा। अब एम के शर्मा से मैं क्या समझू? मुकेश कुमार, महेंद्र कुमार, या जो भी है, मुकुल कुमार, जो भी है। अरे भाई हमारे तो सारे फेवरेट, जो सुबह उठ के आके मेरी क्लास ले रहा है, सुबह सोचिए, हालांकि मैं और भी क्लासेस हैं मेरी, लेकिन सुबह वाली क्लास में मैं सभी बच्चों का बहुत शुक्रगुजार रहता हूं, और बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं। कम से कम इतना सुबह उठ के वो अपने लिए ये सोच तो पा रहे हैं, है ना? वेरी गुड। तो डिजीजेस को हमने देखा कि इट इज ओनली अ कंडीशन ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट व्हेन इट्स फंक्शन इज क्या? ऑब्स्टेकल, या कहीं ना कहीं से ये क्या होता है? स्टक हो जाता, स्टकिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के कार्यों का स्टक हो जाना, अवरुद्ध हो जाना, है ना, या उसमें प्रॉब्लम आ जाना, डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी की सारी क्या है? ठीक है ना? हाँ। 5 बजे नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, बहुत लेट कर रही हैं आज तो। चलिए, डिजीजेस को आपने देख लिया कि डिजीजेस इज अ कंडीशन, किसका? यानी ये क्या है? ये कंडीशन है बेटा, किसकी? हमारे बॉडी, कंडीशन ऑफ बॉडी या बॉडी पार्ट्स, बॉडी या किसी बॉडी के, हाँ, ठीक है ना? तो कंडीशन यानी कहने का मतलब है कि यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर या शरीर के किसी भाग की वह दशा, जब उसके कार्यों में अवरुद्ध मतलब अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वही दशा क्या कहलाती है? रोग कहलाती, डिजीज कहलाती, ठीक है, यानी कंडीशन। अब ये डिजीज क्या, कितने प्रकार की होती है, ये हम समझ लें।
तो डिजीजेस मेनली जो है ना वो 3 प्रकार की हम लोग देखते हैं। एक को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज, यानी एक संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग। तो एक तो संक्रामक रोग है, संक्रामक यानी ये संक्रमण से फैलता है। दूसरा है असंक्रामक, असंक्रामक मतलब ये किसी भी तरीके के संक्रमण, मतलब ये जैसे होता है ना कि एक एक रोगी से दूसरे रोगी में ये नहीं जाता, संक्रमित नहीं होता, मतलब एक से दूसरे की तरफ ये ट्रांसफर नहीं होता। यानी ये क्या है, ये कम्युनिकेबल या बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक। और एक होता है आपका जिसको आप बोलते हो जन्मजात, है ना, जन्मजात या इनबॉर्न डिजीज, है ना, इनबॉर्न डिजीज यानी जब पैदा होते हैं तो जन्म से ही ये आपको रहता है। हमें इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, संक्रामक और असंक्रामक। आपने शायद सुना भी, जानते होंगे कि इस वर्ष भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जो है संक्रमण, हालांकि कोरोना ने तो पूरा डिस्टर्ब ही कर दिया, लेकिन फिर भी असंक्रामक वाले से बहुत परेशान थे। असंक्रामक में ढेर सारे आएंगे, है ना, जो संक्रमण, जैसे मान लीजिए मधुमेह, है ना, कैंसर, ये सारी के सारे, गठिया, तो ये ढेर सारे ऐसे हैं जो जो संक्रमण नहीं है। भाई अब किसी को डायबिटीज है, ऐसा थोड़ी है कि उसके पास बैठे रहोगे या उसके खांसने छींकने से आपको भी डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। हाँ, इनबॉर्न डिजीज, यस बेटा, इनबॉर्न डिजीज यानी ये जन्मजात होगा, ठीक है ना। तो हम ये तीन में हम मैंने डिवाइड किया है और तीनों को हम बारी बारी से हम पढ़ते चलेंगे। और एक एक डिजीज जितनी भी बेटा सबको पढ़ेंगे, हाँ टाइम लग सकता है, बिल्कुल टाइम लग सकता है, और ये हो सकता है कि, लेकिन पढ़ेंगे पूरा डिजीजेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की हर डिजीज के साथ में, हम उसको लेकर के चलेंगे, ताकि एक तरफ से ये पूरा का पूरा जो है, हाँ कैसे हम उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हम पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, यहाँ कोई मेडिकल की तो पढ़ाई हो नहीं रही, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको बचाव करना चाहिए, है ना। हाँ, कोरोना तो कम्युनिकेबल होगा ना बेटा, देखो जो भी पैथोजन से होंगे, जो भी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, है ना, या प्रोटोजोवन से या कृमि से, ये सारे के सारे इन्फेक्शियस होते हैं। हाँ, इन्फेक्शन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ होता है टच से फैलते हैं, है ना, कुछ होता है कि खांसने छींकने से फैलते हैं, है ना, कुछ होता है कि प्रदूषण से फैलते हैं, प्रदूषित चीजों को खाने से फैलते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ पानी से, कुछ खाने से, भोजन से। तो ये प्रदूषण जो है मतलब ये संक्रामक जो होता है वो किसी न किसी तरीके से, और कोई मच्छर से फैलता है, कोई मक्खी से फैलता है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो हाँ, कोई चमगादड़ से फेंकता, बीच में भी आया नहीं था निपा वायरस। तो इस तरीके से जो भी होंगे, बिल्कुल चाहे वो जिसके हों, पैथोजन अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण। और अगर पैथोजेंस नहीं, पैथोजेंस का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवंस, कृमि, ये जितने भी हैं, या वॉर्म जिसको आप बोलते हैं, इनकी वजह से जो फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक। असंक्रामक का मतलब होता है जो आपके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हो रही, उपापचयी जो क्रियाएं हो रही हैं, है ना, उनके कारण जो है डिस्टरबेंस, या अनुवांशिक पदार्थों में भी कभी कभी क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है आपके पर्यावरण की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, समझ पा रहे हैं ना। यानी आपके पर्यावरण से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे आप देखिए कभी क्या होता है, आप कैंसर हो जाएगा, मधुमेह हो जाता है, गठिया हो जाता है, इस तरह के जो बीमारियां हैं ना, वो आपके अंदर से होती। हाँ, हाँ बिल्कुल, देखो संक्रामक रोग का मैंने कहा था बेटा कि देखिए तीन प्रकार के हमें हमें रोग हो सकते हैं, एक को बोलते हैं संक्रामक रोग, है ना, और एक को बोलते हैं असंक्रामक। यही दो मेन ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाला तो हम लोग सीखते हैं ज्यादातर जेनेटिक्स में, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पूरा बेटा, संक्रामक असंक्रामक सब सारी की बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं संक्रामक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के सबसे ज्यादा काम होता है, लेकिन इस वर्ष जो है भारत सरकार ने इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि इसकी जो बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं बहुत ज्यादा, पूरे अगर विश्व की बात करें तो बहुत ज्यादा इसके लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। तो संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग, ध्यान दीजिएगा, ऐसा रोग जो किसी न किसी प्रकार के पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब रोगाणु, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, यानी जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है, और प्रोटोजोवन, ये मतलब ये जो रोग फैलाने वाले जो कीटाणु आप बोल सकते हैं, माइक्रोब्स, अगर जब इनके कारण हमको रोग होता है तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। क्लियर हो रही बात, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक। यानी बस सिंपल सा, किसी भी पैथोजन के साथ में अगर फैल रहा है
तो वो सारे के सारे पैथोजन मतलब माइक्रोब्स। अब भाई ये सारे के सारे माइक्रोब्स ही है ना, चाहे बैक्टीरिया कर लीजिए, चाहे वायरस कर लीजिए, चाहे फंगस कर लीजिए, है ना, ये सारे माइक्रोब्स। तो इनकी वजह से जो भी रोग फैलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये जो होता है ये एक दूसरे से फैल सकते हैं, संक्रमण इनका हो सकता है एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से हो सकता है। कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं, कंटाजियस होते हैं, है ना। कंटाजियस का मतलब होता है कि छूने से होते हैं, उनके पास आने से होते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर टीबी किसी को है तो आदमी क्या बोलता है, उसके पास कम जाइए, क्योंकि वो अगर उसके बलगम से खांसते वक्त, थूकते वक्त उससे बराबर उसके बैक्टीरिया निकलते रहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, सारे माइक्रोब्स की बात, पैथोजन मतलब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सचिन जी, बात क्लियर हो रही है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी को ही कवर करने जा रहे हैं। अभी तो मैं सबको, अब आपको एक फ्लो में ला रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बेटा देखो साइंस में क्या मजा आता है, ठीक है ना। तो अभी अब फ्लो में आ रहे हैं, आगे सारे के सारे एक एक चीजें होंगी, आप घबराइए नहीं। संतोष जी पूरा, अरे आप कहेंगे तो 1 से लेके 12 तक हो जाएगी, आप काहे घबरा रहे हैं। अब शुरुआत किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक कहावत ने, कहा जाता है जब ओखली में सिर दिया तो फिर मुसले से काहे डरना भाई, वो होगा, सब घबराइए नहीं। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल होगा। आ, बिल्कुल भी मत घबराइए, एक एक चीजों का हिसाब लिया जाएगा, आप घबरा काहे रहे हैं, ठीक है। तो संक्रामक और असंक्रामक रोग का मतलब होता है, मैंने कहा बेटा ये पैथोजन से नहीं फैलते, ये आपके अंदर की शारीरिक शरीर के अंदर का जो वातावरण या बाहरी वातावरण से किसी भी तरह से प्रभावित होता है, या हो सकता है अनुवांशिक रोगों में भी कुछ फेरबदल हो जाती है ना, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर बंदे को होगा। तो इसमें जैसे मैंने कहा मधुमेह रोग, मधुमेह रोग क्या होता है आप बताओ भाई। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज क्या आपकी कोई मच्छर काटने से हो जाता है क्या, नहीं ना भाई, मच्छर काटने से तो होता नहीं है। तो यानी कुल मिला जुला करके बातें मेरी कहने का ये है कि बेटा ये मच्छर से नहीं फैलता, मक्खी से नहीं फैलता, यानी ये हमारे शरीर के अंदर के जो वातावरण है या उपापचयी जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है जिस तरीके को होना चाहिए। अब इम्बैलेंस बेटा बहुत कारण हो सकते हैं उसके, मैंने कहा ना, बाहर वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट ना कर पाना, या आपका ऑटो इम्यून डिजीज, यानी आपकी जो इम्यूनिटी होती है वही कभी कभी खतरा कर जाती है, यानी आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है आप ही के खिलाफ काम करने लगती है। तो ये सारी की सारी बातें, बहुत ढेर सारी चीजें, इज दैट क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको असंक्रामक रोग समझ में आया। जन्मजात, जन्मजात जो होता है ये जन्म से जब बच्चा पैदा होता है तभी से इसको हो जाता है। अच्छा, ये भी दो प्रकार का होता है, एक इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है, और एक होता है नॉन इनहेरिटेड, मतलब एक जेनेटिक होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है, और नॉन इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है एक ऐसा रोग होता है, जन्म से तो होता है, ये अपने माँ बाप से प्राप्त हो जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेड और नॉन इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं, यानी एक अनुवांशिक है और दूसरा क्या है, गैर अनुवांशिक। मतलब एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन इंसुलिन की बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, नेहा जी आप बहुत सही कह रहे हैं बेटा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आखिर इंसुलिन की कमी हुई क्यों भाई, इंसुलिन कमी हुई क्यों, क्या मनमानी है। तो वही तो हमको वहां जाना है ना कि आखिर इंसुलिन की हुई क्यों, क्लियर ना। तो वही चीजें हम देखेंगे, अब घबराइए नहीं, एक एक चीजों को। हाँ, एल्बिनिज्म भी पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल। आपने देखा होगा एल्बिनिज्म को, ढेर सारे एकदम पूरा का मिल्की वे की तरह दिखते हैं ना, व्हाइट पूरा का पूरा एकदम, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे दूध से नहाए हुए हैं, पूरा हर चीज व्हाइट व्हाइट। आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, एल्बिनिज्म भी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एल्बिनिज्म में कोई संक्रामक रोग तो है नहीं, है ना। तो जो असंक्रामक में आएंगे, जो भी सामान्य रोग होंगे वो सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, एक एक के बारे में। अब रोग पढ़ा रहे हैं तो रोग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा, आप घबराओ नहीं। भले 4 दिन लग सकता है, 6 दिन लग सकता है, लेकिन होगा सब कंप्लीट, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इनहेरिटेड डिजीज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, जब जेनेटिक पैटर्न में, यानी जब जीन वगैरह में, डीएनए के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में जब इधर से उधर होता है, तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने लगता है। ऐसे रोगों को हम बोलते हैं इनहेरिटेड डिजीज, अनुवांशिक रोग। और एक होता है, ऐसे ही होता है वो भी, वहां पर भी डीएनए के, लेकिन वहां डीएनए की संख्याओं में कमी या ज्यादा हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं जिसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना। आप देखते होंगे कुछ बच्चा पैदा होते ही उसके होठ कटे होते हैं, है ना, इस तरह से, या तालू में कोई डिस्टरबेंस होता है, या पूरा का पूरा दिमाग से पंचर होता है, मंगोल टाइप, मंगोल वाइज क्या बोलते हैं। तो
मंगोल नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो क्या जड़ मानवता जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इतनी बात हमें कर रहे हैं। हाँ, हीमोफीलिया वर्डांता तो बेटा सारे के सारे आ जाए, इनहेरिटेड डिजीजेज है ना ये। कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप घबराओ नहीं। सारे के सारे बात करेंगे कि हम कौन सी चीज इनहेरिटेड होते हैं और कौन सी नॉन इनहेरिटेड। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि संक्रामक, असंक्रामक और जन्मजात के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आइए हम लोगों को एक एक करके देखें। हाँ बिल्कुल सही, प्रियंका जी बहुत सही बोले। हाँ, इसके अंतर्गत आएगा ना, ये नॉन इनहेरिटेड है बेटा। जो डाउन सिंड्रोम है वो नॉन हेरिटेड है। ऐसा नहीं है कि डाउन सिंड्रोम, हाँ वही जो आप बोले हो जड़ मानवता की बात, तो वो ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, तो ये देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य क्या है। अब यहां पर देखेंगे बेटा, अब अभी हम किसी का कोई क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, हम लास्ट समय में याद रखिएगा, लास्ट के समय। अब याद रखिएगा, चूंकि मैं बार बार बेटा अगर आप लोगों का सारा बात देखूंगा ना, तो समस्या ये आएगी ना कि इधर से मेरा दिमाग उधर चला जाता है, तो वो जो मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम यहां पर फोकस करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट हम आपको 5 से 10 मिनट देंगे, जितना आप कहेंगे, जिसमें आपका जो सवाल हो वो आराम से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से सभी लोग इसमें सहमत होंगे। बीच में कोई बात, नो बकवास, समझ में आना, बात और बकवास का कोई सिलसिला नहीं चलने वाला है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। बाद में मैं टाइम दूंगा बेटा, आप 5 मिनट कहेंगे या 10 मिनट कहेंगे बिल्कुल देंगे, लेकिन पढ़ाते वक्त बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य वास्तव क्या है। अब यहां पर मैंने पूरा लिखा है बेटा, स्वास्थ्य जो है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन क्षमता की सामान्य स्थिति है। मतलब ऐसा ही नहीं सिर्फ शारीरिक, शारीरिक के साथ में मानसिक भी होना चाहिए। अगर आप मानसिक नहीं तो आप डिप्रेशन में हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई रोग हो तभी, आप दिमाग से भी। और यही नहीं, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए कि आप सब कुछ तो सही है, सही है, लेकिन समाज में आपने जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, जो सामाजिक सामाजिक मूल्य हैं, यानी जो सोशल वैल्यूज हैं, आप उसको ब्रेक करके चल रहे हैं, तो भी आप बीमार हैं, याद रखिएगा। क्लियर, हाँ हाँ, तो वही मैं सोच रहा था, ठीक है। तो सामान्य स्थिति का मतलब आप समझ पा रहे हो मेरा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों बात को आपको ध्यान रखना होगा बेटा, तब जाकर के आप स्वस्थ हैं, ये बात है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी चाहता हूं बेटा कि सभी आगे निकलें, मैं तो यही बिल्कुल चाहता हूं कि सब आगे निकलें, लेकिन धैर्य याद रखना बेटा, धैर्य, पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पढ़ाई के लिए सबसे मेन होता पेशेंस। आपको हमसे, हमारे सामने कोई विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं, विद्वता आप यूपीएससी को दिखाइए, या हम में से किसी को विद्वता दिखाने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो तब होगा जब विद्वता हम किसको दिखाएं, यूपीएससी को, यानी जो कमीशन है उसको दिखाएं। हम लोग तो अपने आप मान लेंगे, दुनिया मान लेगी। भाई आप एक बार सेलेक्ट हो जाओ, दुनिया कहेगा भाई आईएएस बना है, ऐसे यूं ही मजाक थोड़ी है। इसलिए ये याद रखना बेटा, यही कहते हैं पेशेंस। पेशेंस बना के आराम से सुनते जाइए एक एक बातों को, जहां पर नहीं समझ में आए इसीलिए मैंने कहा कि उसको तुरंत जो है कॉपी में, नोट्स में अपने नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, क्लियर, बहुत बहुत अच्छे विचार हैं। आप लोगों का विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो बहुत बहुत ही टैलेंटेड हैं, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी को दिखाओ, काम खत्म। हाँ, तो अब देखिए, अब हमारा क्या है, और देखिए ये स्वास्थ्य में, वास्तव में स्वास्थ्य है क्या। देखो एकदम कंप्लीटली मैंने इसको पूरी की पूरी तरह से इसको एनालाइज करके मैंने इसका एक डेफिनेशन बनाया। ये डेफिनेशन मतलब मैंने अपनी तरह से क्रिएट किया है, ताकि आप समझें कि शारीरिक रूप से तो आपको होना ही होना है, शारीरिक रूप से मतलब कोई रोग नहीं है। और दूसरा क्या, मानसिक रूप से, अरे कुछ लोग रोग भले न हो लेकिन मानसिक रूप से किसी के ऐसा पागल हो जाते हैं ना, कुछ कुछ तो एकदम पगले टाइप के हैं, तो वो जो पगलापन है वो आप थोड़ा सा दूर रखिए। दूसरा चीज, सामाजिक वैल्यू, आप जो बोलते हैं ना, अरे समाज को नहीं बेटा, सामाजिक वैल्यू भी आपके अंदर स्वास्थ्यता को बताती है। लोग आपको एक अच्छे निगाह से देखते हैं, तो ये तीनों ही आपके स्वस्थ होने का परिणाम बताती है। पहला ये ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे अभी हमसे आप लोग ये जो चैटिंग करते हैं, जो बात कर रहे हैं बेटा, ये भी एक समाज है हमारा, इसमें भी आपको वो आदर्श प्रस्तुत करने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर जिस जो जो बात करता है ना, उस लहजे से बता देता हूं कि बेटा आप कितने करीब हो यूपीएससी के और आप कितने दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, अच्छा, उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना तो आप जानते हो अति आवश्यक है।
आप किसी उद्देश्य को प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर सोचिए अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो वो प्राप्ति नहीं, यानी स्वास्थ्य का मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं ये सब स्वास्थ्य के अंतर्गत है ना, अच्छा स्वास्थ्य। और फिर देखिए स्वास्थ्य अच्छा होने पर ही हम क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। याद रखिएगा बेटा, है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। साइंस टेक्नोलॉजी इकोलॉजी इन्वायरमेंट जियोग्राफी, है ना, और इकोनॉमिक्स का प्री सेक्शन ये मैं ही पढ़ाऊंगा, आप घबराओ नहीं, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। और यही नहीं, करंट से जितने भी रिलेटेड चीजें आती रहेंगी इनसे, इन टॉपिक से, सारे से नहीं, इन टॉपिक से जो रिलेटेड आएंगे वो सारा का सारा। और आप घबराइए नहीं, एक दिन में मैं आपको ढेर सारे स्मार्ट स्टडी के तरीके बताऊंगा बेटा। इस तरह से बैल की तरह पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं पाया जाता यूपीएससी में, हमेशा स्मार्ट स्टडी किया जाता है। आप घबराओ नहीं, स्मार्ट स्टडी अभी तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं यार। अभी तो जानते हो ये कहते हैं ना, जब आप जिम जाते हो कहते हैं ये वार्म अप, अभी हम सिर्फ वार्म अप हो रहे हैं बेटा। माइंड को एकदम फ्रेश करिए, भले खुद को उसमें ढालिए कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है। कुछ लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि हम अरे सर कर पाएंगे कि नहीं ना, आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये पहले निकाल दीजिएगा कि हम नहीं हो पाएंगे। क्लियर? आपको सिर्फ ये और सिर्फ एक पर कंसंट्रेट करना है, मेरा भी होगा, मेरा ही होगा ये नहीं, मेरा भी होगा। यानी मतलब आप खुद को कॉन्फिडेंस में रखो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। तो वो कब होगा? जब आप स्वास्थ्य रखेंगे। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये तभी होगा जब आप स्वास्थ्य रखेंगे। किसी के प्रति आपके मन में विचार अगर बुरा आ रहा है तो भी आप स्वस्थ नहीं हो, अस्वस्थ हो। इसलिए मैंने कहा आप एक व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कब कर पाएंगे? जब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगर आपकी सामाजिक मान्यताएं नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, कहेंगे अरे ये कोई बात नहीं करता। इसलिए बेटा ये तीनों को ही हम स्वास्थ्य के दायरे में रखते हैं। अब यहां देखिए डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला, मैं देखिए एक तो मैंने अपना दिया और दूसरा उसके बाद मैंने डब्ल्यूएचओ की बात की। ये मेरा खुद का जनरेट हुआ तो मैंने कहा कि देखिए वास्तविकता क्या है, वो थोड़ा सा बहुत बड़ा मॉडल है ना। हर चीजों को मैंने लेके एक स्वास्थ्य की परिभाषा बनाई। लेकिन यहां पर हम डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ भी मेरे से मतलब मैंने जो बनाया हालांकि सहमत से है, वो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य न केवल बीमारियों की अनुपस्थिति है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ बीमारियों का अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं। जैसे मैंने कहा शरीर में कोई रोग हुआ है, कोई अंग प्रभावित है, सिर्फ वही रोग नहीं है, अपितु भौतिक सामाजिक, याद रखिएगा, भौतिक सामाजिक, ये देखिए ध्यान है ना, भौतिक और सामाजिक तंदुरुस्ती सकारात्मक अवस्था को कहते हैं। समझ है ना? यानी समझिएगा स्वास्थ्य न केवल बीमारियों की अनुपस्थिति है अपितु भौतिक और सामाजिक तंदुरुस्ती, मतलब तंदुरुस्ती की सकारात्मक अवस्था को कहते हैं स्वास्थ्य। याद रखिएगा बेटा, ये है स्वास्थ्य की परिभाषा डब्ल्यूएचओ के अनुसार। क्लियर ना? तो इस बात को आपको बहुत जबरदस्त आप ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी आइए। हम अब देखिए, अब बीमारी की बात कर लें। रोग क्या है? बीमारी तो हमने बताया कि ये तो भाई एक अवस्था है, शरीर या शरीर के किसी भाग की एक ऐसी अवस्था है ना, जहां पर कोई उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बस वही बीमारी और कुछ नहीं। अब वो बाधा क्यों उत्पन्न हो जा रही है, वो कौन उत्पन्न कर रहा है, यही हमको पढ़ना है ना। अलग अलग लोग हैं, उसी को हमको जानना है। तो यानी कहने का मतलब शरीर या शरीर के किसी भाग, ये ध्यान रखिए बेटा, शरीर या शरीर के किसी भाग की वह अवस्था जब उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वही दशा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? बीमारी या डिजीज। मैं इसलिए देखिए, मैं सारा चीज इसलिए एलेबोरेट करके लिखता हूं ताकि आपको, काफी लोग हमसे पीडीएफ पीडीएफ की बात करते हैं, मैं बार बार यही कहा हूं कि बेटा पीडीएफ से कोई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लिख लीजिए, आपको जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो कल पे कभी मत छोड़िए। याद रखना, मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन का सीधा सीधा फंडा है। अगर आपने आज पढ़ा है तो वो नोट्स आज बनना चाहिए। अगर आपने कल पे छोड़ा बेटा तो कल वाला बुरा मान जाएगा, ये याद रखिए। और बुरा मान जाएगा तो आप जानते हैं समय जब जिसके साथ में बेवफाई करता है ना, तो ये समझ लेना बेटा फिर जिंदा वो आंसू भी नहीं मिलते रोने के लिए। इसलिए आप समय के साथ में तो कोई गुस्ताखी कीजिएगा नहीं। क्लियर? इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि खुद बनाओ। जिस समय जैसे आपने एक बार देखा, एक बार पूरा पूरा तसल्ली से देखो, पहले पहले पूरा कंसंट्रेट होकर के देखो, है ना। और फिर उसके बाद दूसरी बार देखो, दूसरी बार में आपको एकदम नोट्स परफेक्ट बनाना है, खुद का नोट्स वही आपके साथ जाएगा, दूसरा कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप लिख लीजिए बेटा, आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। मैं एकदम 100% गारंटी लेके कहता हूं। और अगर आपने खुद का बनाया पढ़ा है तो 100% ये भी लिख लीजिए, आप आपके अलावा सिलेक्शन भी किसी का नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ नोट्स और सिर्फ नोट्स।
नोट्स ही सब कुछ होता है। दुनिया भर की किताबें थोड़ी पढ़ पाते हैं आप भाई। ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर जानते हो एक लेवल होता है बेटा, एक लेवल होता है, उतना ही हम रिटेन कर सकते हैं, फालतू चीजें नहीं। इसलिए यही तो सिखाता है आपको, यूपीएससी तैयारी के दौर में यही सिखाती है कि बेटा जब तक खुद की मेहनत नहीं होगी ना तो कभी सफलता है तो आपके सामने इधर उधर नहीं तक भटकेगी, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो बीमारियां सामान्यतः 3 प्रकार की हैं, आप जानते हैं, संक्रामक, असंक्रामक और जन्मजात। 3 बातों को हम लोग यहां पर देखना चाहेंगे और तीनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग संक्रामक के बारे में हम पहले समझें कि वास्तव में रोग है क्या। अभी आप समझ थोड़ी पा रहे हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझें। तो संक्रामक रोग क्या है, थोड़ा सा यहां से हम पढ़ लें। मतलब ऐसा रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, किसी न किसी पैथोजन की वजह से हो रहा है। पैथोजन में जैसे क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, कवक। और आप घबराइए नहीं, एक दिन में, अभी आने वाले दिन में, कल नहीं परसों, या हो सकता है कल ही, मैं बैक्टीरिया वर्सेस वायरस, पहले आप बैक्टीरिया और वायरस को समझेंगे, और एक दिन प्रोटोजोआ वर्सेस कवक, ये 2 टॉपिक लूंगा ताकि आप प्रोटोजोआ, कवक और कृमि को अच्छी तरह से समझ पाएं कि किससे रोग होता है, वास्तव में ये कहां जाकर के किस अंग में हमको प्रभावित करता है और क्यों प्रभावित करता है, ताकि एक एक बातों को बहुत गहराई से आप समझ लें। एक बार बस समझ लेंगे बेटा, वो मैं गारंटी लेता हूं कि वो आप बोलेंगे नहीं। हाँ, नाम हो सकता है कि उसके बैक्टीरिया या वायरस का आप दिमाग से भले निकल जाए, लेकिन आपको इतना पता होगा कि ये बैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया है, क्लियर, या वायरस के द्वारा किया। तो आप देखिए, ये संक्रामक रोगों में होता क्या है, एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। जैसे अभी आपने कहा कोरोना सर क्या है, तो कोरोना में आपने देखा, हाँ बिल्कुल, तो कोरोना में आपने देखा क्या कि सिंपल सी बात है, कोरोना क्या कर रहा है, आप देख ही रहे हो भाई, खतरनाक है, बताने की तो कोई जरूरत नहीं। मतलब आप ये समझ गए कि ये संक्रामक रोग है, और आप ये भी जानते हैं कि ये वायरस से फैलने वाला रोग। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए। तो जैसे हम एग्जांपल लें, अगर कहें कि कौन कौन सा है, तो जैसे तपेदिक, तपेदिक मतलब टीबी, जिसको आप बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना। आप जानते हैं भाई, हमारे यहाँ अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, तो जैसे आप देख रहे हैं ना, कोरोना की वजह से इतना, बेटा कोरोना की तो बात छोड़ो, तपेदिक की बात करें तो डेली जो है हमारे यहाँ कम से कम 1500 के करीब आदमी मरते हैं, डेली, डेली की बात मैं कर रहा हूं, डेली, पर डे, है ना। और अगर साल भर की बात की जाए बेटा ना, तो 5 लाख के करीब जो है हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ तपेदिक से आदमी मरते हैं। किससे? ओनली तपेदिक, यानी क्षय रोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय। क्षय हो जाता है पूरा से, क्षय का मतलब डीके की बात मैं कर, ये क्षय, छ नहीं, क्षय। तो क्षय का मतलब क्या? ये मतलब बॉडी, आप देखते होंगे ना, कहते हैं तुम टीबिया गए हो क्या, टीबियाने का मतलब क्या, टीबी जिसको आप बोलते हो, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, हैजा यानी कॉलेरा, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, मलेरिया, टाइफाइड, है ना, और ये चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे जो हैं आप पूरा का पूरा देखेंगे। चेचक मतलब वही स्मॉल पॉक्स की बात करें, पॉक्स, ये चेचक कैसे आ गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपने आप लिख गया बेटा, ये गलत, गड़बड़। इन्फ्लुएंजा और चेचक यहां से काट देना, हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा। चेचक और इन्फ्लुएंजा जो है ये तो वायरस से होता है भाई, है ना। तो चेचक और इन्फ्लुएंजा यहां से आप लोग बिल्कुल भी काट देंगे, ये, हाँ बिल्कुल। माइक्रोबैक्टीरियम नहीं बेटा, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, आगे हम देखेंगे, सब चीजों को बताएंगे, अभी तो हम चीजों को बताएंगे कि बैक्टीरिया वगैरह कैसे रहते हैं, ठीक है क्या। तो ये बेटा, ये चेचक और इन्फ्लुएंजा यहां पर गलती से लिख गया होगा, तो इसलिए इसको इस ये नहीं होना चाहिए। यानी आप तपेदिक, हैजा, कुष्ठ रोग, हम लोग नहीं ना, अच्छा इन्फेक्शन की बात करें, हम लोग बैक्टीरिया से नहीं पढ़ रहे, सॉरी सॉरी, हमें लगा कि हम लोग बैक्टीरिया से पढ़ने, क्या नहीं, संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। तो संक्रामक में तो सब होगा ना, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो फंगस से हो, तो ये गलत नहीं है। ये अभी संक्रामक की बात, आप बैक्टीरिया बोल दिए ना, माइकोबैक्टीरिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि उधर देखेंगे तो हम घूम जाएंगे दूसरी तरफ, इसलिए। तो बैक्टीरिया नहीं है, ये संक्रामक रोग की, पूरे पूरे संक्रामक की बात करेंगे, जिसमें जीवाणुओं से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, कवक वगैरह सबसे हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा, चेचक, बिल्कुल ये सारे संक्रामक रोग है। क्लियर हो रही बात, बात क्लियर? हम्म। हाँ, तो यानी यही चीजें हैं, तो यानी संक्रामक रोग आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, असंक्रामक रोग के भी बारे में हम थोड़ा सा समझ लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं वन बाय वन करके। असंक्रामक रोग क्या है? असंक्रामक रोग का मतलब क्या, कि भाई मैंने आपको क्या बताया, जो अनुवांशिक, देखिए बेटा यहां पर ये अनुवांशिक पदार्थों में भी गड़बड़ी की वजह से होता है। जैसे आप जानते हो कि कैंसर जो होता है एक जीन की वजह से ही तो होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, होता है कि नहीं।
ऑन्कोजीन, यानी ये जीन की वजह से, इसका मतलब अनुवांशिक में भी कोई ना कोई कमी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणगत, व्यवहारगत, यानी असंक्रामक रोग लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ये किसी भी कारण से आपके शारीरिक, मतलब शारीरिक जो अंदर की उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, पर्यावरण का मतलब ये जो प्रदूषण प्रदूषण आप देख रहे हो, उसकी वजह से आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, आपके शरीर के अंदर के कार्य करने की क्षमताएं क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। समझ में आना? तो ये सारी की सारी जितनी भी हैं वो असंक्रामक और ये लंबे समय तक चलती हैं। प्रमुख क्या हैं आप जानते हैं? हृदय रोग, जैसे कहें कि हार्ट अटैक की बीमारी आप जानते हो, स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जो झटके आते हैं ब्रेन में, कैंसर, अस्थमा, है ना, मधुमेह, श्वास, ये ढेर सारे ऐसे ऐसे रोग हैं जो कि वास्तव में आप अगर देखें तो बेटा ये कैसे हैं, ये हाँ इन्फेक्शियस नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इसको एनसीडी बोलते हैं। इस बार बहुत ही इंडिया जो है इसी को लेकर के बहुत सजग हुई थी। यही साल की बात मैं कर रहा हूं बेटा, 2019-20 की बात, ठीक है, पिछले साल की बात कर रहा हूं। मतलब ये 20 तक, ये इसने 2030 तक इसका पूरा टारगेट रखा था कि असंक्रामक रोग जो हमारे यहाँ इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है उससे हम निपटेंगे। 2030 तक इनका टारगेट है, लेकिन बेचारे अभी देख रहे हो कोरोना से तो झेल रहे हैं, अब कोरोना से आगे निकले तब ना, अभी तो सब। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें, है ना, तो यहां पर हृदय रोग, इन रोगों से जो असंक्रमित हैं, ये मृत्यु देखकर ना शीर्षस्थ कारक है। सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं अगर साउथ ईस्ट की बात करें, है ना, तो ये सबसे ज्यादा लोग यहीं पर, मैं साउथ ईस्ट आप समझ रहे हो ना, हाँ सारा एशियान कंट्री जिसको आप बोलते हो, सारे आसियान कंट्री में ये पूरे के पूरे लोग हैं। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जब WHO के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष सिर्फ इन्हीं की वजह से देख रहे हैं कितने मर रहे हैं, यानी 85 लाख लोग जो है काल कवलित होते हैं इन प्रकार के रोगों से। इज दैट क्लियर? हाँ, यानी कितने, 85 लाख लोग, ऐसे मजाक ना समझिएगा इसको। तो ये असंक्रामक, तो आप यही समझिएगा, आप जो ये कोरोना सा देख रहे हैं बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत खतरनाक। इसलिए याद रखिएगा आप अपने घरों से बिल्कुल ना निकलिए, आप घर में ही पढ़िए बेटा। घर में तो और मजेदार पढ़ाई होती है, आराम से, ना आप किसी को दिखाना है ना सिखाना है, आराम से जैसे भी हो, आराम से रजाई में हो रजाई में बैठ जाओ, है ना, बाहर हो बाहर बैठ जाओ। हालांकि आजकल रजाई तो नहीं, मतलब कहीं भी, एनी जगह, बस ये आपको डिसाइड किया कि देखो आप अगर डिसीजन ले लियो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जन्मजात रोगों की अगर हम बात करें, जन्मजात यानी वैसे रोगों को कहा जाता है जो नवजात शिशुओं में जन्म से ही विद्यमान होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोग लेकर के आता है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक अनुवांशिक और दूसरा होता है गैर अनुवांशिक। हम बात करें इनहेरिटेड डिजीज की। अनुवांशिक रूप, अनुवांशिक का मतलब कि एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह हस्तांतरित हो। ऐसे रोग जो अनुवांशिक पदार्थों में अनियमितताओं के कारण होता है, मतलब वो उनके डीएनए में या जो आप जेनेटिक मटेरियल जिसको आप बोलते हो उसमें कोई न कोई डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से ये होता है। और ये ऐसा होता है कि वो बिगड़ा है, अगर एक बार जेनेटिक मटेरियल में डिस्टरबेंस हुआ तो उनके बच्चों में भी क्या होता जाता है, इसमें भी होता चला जाता है ना? तो कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, आपकी अनुवांशिक जो पदार्थ है उनमें अनियमितताओं की वजह से जो होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, इसलिए हम इसको इनहेरिटेड बोलते हैं। जैसे आपने देखिए, हम लोग किसको देखेंगे, हीमोफीलिया की बात करेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है, जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता, और गंजेपन को बताने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। अभी एक मूवी आई थी, बेचारा क्या नाम था उसका, बाला, है ना, बाला। आप मूवी देख रहे हैं तो वो पूरा वास्तव में जो बाला मूवी है बेटा, वो पूरा का पूरा क्या है, वो सब स्टडी है। यानी वो सारे के सारी चीजों को आपको देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, उसमें पूरा का पूरा ये दिखाया था कैसे होता है। सिकिल सेल एनीमिया, है ना, सिकिल सेल एनीमिया की बात करें तो इसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ, और देखिए वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि क्या है, इनहेरिटेड होते हैं। वो माँ बाप से जो है, हाँ हाँ बिल्कुल होता है बेटा, म्यूटेशन भी होता है, बिल्कुल। तो म्यूटेशन जब होगा तो आप वही बात है, जो म्यूटेशन होता है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है ना। म्यूटेशन जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो। अब गैर अनुवांशिक की बात करें, है ना, गैर अनुवांशिक की बात करें अगर हम, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी रोग जो है अनुवांशिक पदार्थों, उपापचयी विकारों या किसी और अंग के सही तरीके से काम न करने की वजह से होते हैं। मूल रूप से ये स्थायी होते हैं, आमतौर पर आसानी से इनको दूर नहीं किया जा सकता बेटा।
सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो यही होती हैं यहाँ पर, कि हम उनको दूर करना हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं है। अब नई नई आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि ढेर सारी टेक्नोलॉजी आई हुई है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, या आप बोलिए आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर लें, जीन साइलेंसिंग की बात कर लें, क्रिस्पर केस9 की बात करें, जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपके सामने मैं रखूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम जीन को एडिट करके किस तरह से काट छांट या कोई चीज को जोड़ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सिर्फ अभी हमारी किताबों में है, अभी बहुत तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हो पाया है, मतलब इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम बात करें अनुवांशिकता के कारण बच्चों में पटाऊ सिंड्रोम, यानी वही मैंने कहा जो कटे फटे जो होठ होते हैं जिसको हेयर लिप्स कहते हैं। हेयर लिप्स मतलब जो खरगोश की तरह नहीं होता, ये खरगोश का आप देखेंगे तो ऊपर कटा होता है जिससे दांत निकले होते हैं ऊपर के, उसके इंसीजर। तो ये देखिए तालू में भी गुणसूत्रों में असंतुलन की वजह से, है ना, मंगोलिज्म की जो बात करें जिसको डाउन सिंड्रोम आप बोल रहे हैं, है ना, बीमारियां हो जाती ढेर सारे हो जाते हैं, जैसे ब्लू बेबी वगैरह, ये सारे के सारे ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह, ये सारे के सारे जो होते हैं वो गैर अनुवांशिक है बेटा। ये उनको तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है ना, कि बच्चा अगर पैदा हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कैसा पैदा, अगर मान लीजिए उसका कोई तालू कटा है या वो कटा है, ऐसा नहीं कि अब उसका बच्चा पैदा होगा तो भी तालू कटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है, नॉन इनहेरिटेड डिजीजेस है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में बिल्कुल हो सकता है डिस्टर्बेंस। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम लोगों का जो आज मेन मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। एक बार उसको आप बार बार जरूर देख लीजिएगा बेटा कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं। हालांकि अभी तो ये बार बार आता जाएगा, तो आप लोग साथ में रहोगे तो सब चीज याद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। तो मानव में, अब यहां पर देखिए, मानव में जीवाणुओं से होने वाले यानी ह्यूमन डिजीजेस कौन से, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो कॉज होती हैं रोग, हम उसको यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इतने रोग जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन रोगों को आपको सबको बारीकी से पढ़ना है बेटा, है ना। इन सारे रोगों को आपको बहुत बारीकियों से पढ़ना है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का ढेर सारे काम जो चल रहे हैं, जिन पर काम चल रहे हैं उनको तो हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, है ना। हालांकि प्लेग पे तो अब कोई है नहीं, जैसे आप जानते हैं हुपिंग कफ पे है, निमोनिया पे है, डिप्थीरिया पे है, हैजा पे है, हालांकि कुष्ठ रोग और तपेदिक ये दोनों पे तो बहुत ज्यादा है। तो इनको हम लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आप ये सारे के सारे जो है, हाँ, क्लियर। अब देखिए, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशी होते हैं जो कि सामान्यतः स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, परंतु कुछ परजीवी भी होते हैं बेटा, याद रखिएगा। बैक्टीरिया है या जीवाणु की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे पैथोजन होते हैं, सारे पैथोजन नहीं है बैक्टीरिया। ये सामान्यतः जो है ज्यादातर क्या होते हैं, ये मैक्सिमम जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं भाई। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, बैक्टीरिया। जैसे अगर हम वायरस की अगर बात करते हैं तो वायरस तो लगभग लगभग सारे के सारे परजीवी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ये परजीवी नहीं होते बेटा, ये कुछ तो ऐसे हैं कि जो, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तपेदिक यानी टीबी जिसको आप बोलते हो, क्षय रोग जिसको बोलते हो आप, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग कुष्ठ रोग पढ़ेंगे, हैजा पढ़ेंगे, टिटनेस पढ़ेंगे, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस, जितनी भी ओवरऑल चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन सबको हमको पढ़ना है। क्लियर, ये दोनों जो हैं, दो नीचे वाली जो हैं, ये सारे के सारे एसटीडी हैं, बाकी सारे लोकल हैं। एसटीडी का मतलब एसटीडी और लोकल मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, इन दोनों को हम लोग देखेंगे, इनको भी। क्लियर, तो आगे हम लोग बढ़े, हाँ, आगे। तो अब हम लोग एक रोग की आज बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल मैक्सिमम रोगों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तपेदिक या छाया रोग नहीं है बेटा, ये ऐसे कभी कभी गड़बड़ा जाता है, क्षय रोग, ये छाया वो या रोग नहीं है। क्षय, क्षय मतलब डीके। आप देखते होंगे कि जिसको ये रोग हो जाता है वो ऐसे पतला सा हो जाता है, उनके पूरी शरीर का क्षय हो जाता है, ठीक है। ये वास्तव में होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इस बैक्टीरिया के नाम से की वजह से होता है। आप जानते हैं कि रॉबर्ट कोच साहब ने सबसे पहले जीवाणु, इस टीबी जीवाणु की 1822 में जो इसकी खोज की थी। यह जीवाणु देखिए, हवा, देख रहे हैं, हवा के माध्यम से, हवा मतलब खांसने से, छींकने से, थूकने से, इन सब से पहुंचता है, मतलब बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि ये रोग जो है काफी खतरनाक है बेटा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ढेर सारे ऐसे हैं बेटा, बहुत ढेर सारे काम करते हैं। आपका एक नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलती है। अब बीवरेज बेकरी इंडस्ट्री अगर ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता, महफिलों का कोई रंग नहीं जमता।
यही हैं सारे के सारे, जो आपको पिज्जा बर्गर सैंडविच देते हैं और साथ में जो है बड़ी बड़ी बोतलों में लाल रंग देते हैं ताकि आप ऐश कर सकें और महफिलों का आनंद उठा सकें। वो सब इन्हीं की बदौलत है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और ढेर सारे हैं, दूध दही सारा चल। तो यानी कहने का मतलब है जीवाणु हवा के माध्यम से यानी थूकने से, छींकने से, खांसने से इससे फैलते हैं। और और आप जानते हो तथा उसके फेफड़े और श्वसन आप जानते हैं, वैसे भी इसका जो फेवरेट ऑर्गन है आप जानते हैं, है ना? तो इसका जो फेवरेट ऑर्गन है वो आपका लंग्स है, ये लंग्स में जाता है, ठीक है? एक आकलन के अनुसार वास्तव में ये ट्यूबर इसका बना देता है जब पहुंचता है ना आपका डब्ल्यूबीसी जो है इसको जो है एकदम ट्यूबर के रूप में ये पहुंचता है, उसको इकट्ठा कर देता है तब ताकि वो काम डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही ये मान लीजिए हमारे लंग्स में पहुंचता है, वो तुरंत वहां पर माइक्रोफेजेस कोशिकाएं पहुंचती हैं। माइक्रोफेजेस मतलब डब्ल्यूबीसी, और उसको चारों तरफ से क्या करती हैं, एक ट्यूबर की तरह उसको सील्ड कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित ना कर सके। लेकिन जब अगर किसी भी प्रकार की कमी आती है तो बेटा वो फैलना शुरू होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोगों को टीबी की शिकायत लगभग लगभग सबके अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के अंदर टीबी वाला जो होता है बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन उनको ज्यादा समस्याएं नहीं पैदा करता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं। हाँ, हाँ, बैक्टीरिया के खोज तो बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। हाँ, बहुत सही बात। मैंने सिर्फ इस बैक्टीरिया की बात की बेटा। टीबी यानी क्या ना, टीबी के जीवाणु को। टीबी नहीं, टीबी है। टीबी नहीं बेटा, टीबी है ये। ठीक है, हाँ, टेलीविजन की बात नहीं। एक आकलन के अनुसार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं क्या बताऊं, 2 अरब लोग लगभग लगभग आप देख रहे हैं नहीं, 2 अरब लोग इससे ग्रसित हैं। 2 अरब मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इतने लोग यानी 2 बिलियन की बात मैं कर रहा हूं, इतने लोग इससे ग्रसित हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत आप बता समझ सकते हैं। हम इस रोग के बाद के अगर सिम्टम कहें थोड़ा थोड़ा, कि इसमें आपको जानते हो बार बार खांसी आता है, उसके साथ बलगम, और उसमें क्या होता है, बलगम में भी ना थोड़ा सा रक्त निकलता रहता है, बार बार ये खांसते रहते हैं। ये हल्का से इनको बराबर बुखार आती है, भूख इनको लगती ही नहीं। ठीक, सांस लेने में भी इनको क्या होती है, कठिनाई होती है। आप देखते हैं थोड़ा सा चलते हैं, हालत खराब, क्योंकि अंदर ट्यूबर भरा हुआ है ना, ट्यूबरक्लोसिस धीरे धीरे क्या करेगा, आपके लंग्स को ये सॉलिड करता चला जाता है। बेटा सबसे पहले आपका राइट लंग्स जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि आप जानते हो राइट लंग्स में क्या होता है, एकदम राइट का जो सबसे नीचे राइट लंग्स में 3 लोब होता है, तो सबसे नीचे जाके ये बैठा रहता है, वहां पर ये करता है। आपका जाहिर सी बात है, शरीर आपका क्षय होने लग रहा है तो आपका वजन क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा ही घटेगा, है ना? और थकावट कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर एक एक सेल में नहीं पहुंच पाएगी तो उनके पास ऊर्जा कैसे बनेगी, और ऊर्जा नहीं बन पाएगी तो आपको हालत तो खराब होगी, आपको तेज से सांस चाहिए, है ना, थकावट महसूस होगी। मुख से भी खून, वही मतलब आप बार बार जब थूकते हैं तो भी आपको इस तरीके से जो है, मतलब ये मैंने सिम्टम बताया था कि आप समझते रहें इससे थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखें। अब हम उपचार की भी थोड़ी थोड़ी विधियां कर लें, हम इसके बारे में समझ लें कि भाई इसको अगर है तो। हाँ, अच्छा बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, फिर डेटा वगैरह समझ रहे हैं ना, डेटा वगैरह ढेर सारे पड़े हुए हैं। डेटा वगैरह अगर देखेंगे तो बहुत ऐसे, बस एक कॉमन कॉमन सा आपको आइडिया होना चाहिए। डेटा वोटा का ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई जानने की जरूरत है। ठीक है, आइडिया होना चाहिए एक मोटा मोटा। तो आप जानते हैं बच्चों में बीसीजी यानी बैसिलस कॉमेटी ग्लोरिन जैसे टीका का जो है इसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है इससे वो निजात पा सकते हैं। और ग्रसित अगर व्यक्ति हैं तो सबसे पहले उनके थूक और बलगम की टेस्ट हो जाती है। ये एक्सरे द्वारा भी ये पता चल जाता है, क्योंकि उस आइडिया लग जाता है कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने श्रिंक कर गए हैं, मतलब आपकी जो ये चेस्ट कैविटी है वो कितना ज्यादा रिप्स जो है अंदर की तरफ हो गया। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी छाती किसी की चौड़ी किसी की पतली हो जाती है नहीं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये क्या होता है। ठीक है ना? इस रोग के उपचार के लिए देखिए कुछ दवाएं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सबसे ज्यादा आप जानते हो रिफेम्पसिन। हालांकि रिफेम्पसिन के खिलाफ तो अब जानते हो बैक्टीरिया जंग लड़ने लगा है। इसीलिए आगे जब पढ़ोगे इसके बारे में, अगर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आप जानते हो टीबी तो ढेर सारे हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना टीबी एमडीआर है, इसी आगे चल के यही बन जाता है बेटा क्या, एमडीआर, है ना, फिर एक्सडीआर, टीडीआर। समझ पा रहे हो, ये टीबी जो है बड़ी खतरनाक हो जाती है, यानी इसीलिए टीबी के साथ में कोई लापरवाही नहीं बैठा। एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग हो जाएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे, ढेर सारे ड्रग से ये जो है, ये जैसे उसमें ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफेम्पसिन ये बिल्कुल काम ही नहीं करता, फिर आगे वाली 2 जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन वाली काम करती है, मतलब ये मल्टी ड्रग, है ना। फिर एक्स्ट्रा डोज वाले आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है आपको, एक जैसे एक दवा देनी होती थी अब डबल डबल देना पड़ता है। टीडीआर मतलब जितने भी टोटल
जितने भी टोटल ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है बेटा, अब तो राम नाम सत्य होने से कोई उनको बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल। समझ में आ रही ना? बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश यही करता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये यूपीएससी का ये सवाल रहा है, क्योंकि यूपीएससी जब किसी पर कोई प्रोग्राम चलाता है तो बेटा कहाँ से पूछ दे सवाल, ये हमको आइडिया नहीं रहता। तो ये आप लोगों को जब आप ड्रग पढ़ेंगे ना, ड्रग का आप जानते हो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हो, तो टेक्नोलॉजी वहां पर है जो फार्मास्यूटिकल वाला पढ़ते हो, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि कौन से जनरेशन की एंटीबायोटिक अब काम नहीं कर रही होती, उसी के खिलाफ जो होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा मोहित जी, ये बराबर लगाएंगे वो। अब मल्टी ड्रग है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको देखिए, भारत में मैंने कहा बताया 1500 से अधिक व्यक्ति जो है इनकी मौत होती है डेली। ये देखिए प्रतिदिन, देख रहे हैं, और प्रतिवर्ष लगभग कितने हो जाते हैं, 5 लाख के करीब जो होते हैं इससे मरने वाले होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, ड्रग टेक्नोलॉजी का मतलब थोड़ा बहुत आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में जानना पड़ता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी या उसके जो अपैरेटस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण, ये तो आपको बराबर याद रखना पड़ेगा बेटा, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है 62 से चलाया जा रहा है, देख रहे हैं यहां से, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा हो गए थे। पहले होता क्या था, इस समय की बात करें तो जब जिसको टीबी हो जाती थी तो बेटा समझ लेना कि वो टीबी में जो है वो चला ही जाएगा, उसको 100% कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उस समय टीबी बड़ी खतरनाक थी बीमारी, आप शायद आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि जिसको टीबी हुई तो समझ लो बेटा वो गया, ठीक है। हाँ, अभी डॉट्स की बात करते हैं कि डॉट्स क्या है और कैसे उसको चलाया जा रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि अभी इसको शुरू कब किया गया, 62 में, और इस समय तक पूरे संपूर्ण भारत में जो है ना, जिले स्तर पे एक तपेदिक नियंत्रण केंद्र बनाया गया और शहरी क्षेत्र में जो है तपेदिक क्लिनिक बनाई, और भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ में इसको संपर्क किया गया। प्राथमिक जो स्वास्थ्य है, क्योंकि सबसे भयावह उस समय जो बहुत खतरनाक थी कि जिसको एक बार टीबी हो गया तो समझ लो बेटा वो तो ये दुनिया से रवाना हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा जहां पर मैं बैठा हूं उसके पीछे, तो यहाँ ये लिखा गया कि वर्तमान, वो बस लिखा है वर्तमान में, यहाँ नीचे जो लिखा है वो वर्तमान लिखा है, वर्तमान में संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो यानी अभी तक तो सब जगह आप देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य में सब कुछ अब होने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बताते हैं डॉट्स की भी क्या बात है। अभी तो उसको अभी रिवाइज किया गया ना, ये तो 62 की बात है, अभी 97 में आता ना बेटा, डॉट्स तो 97 की बात रही है, तो उसको हम देखते हैं आगे अभी। तो इसके अनुसार जहां 12 से पहले होता क्या था, पहले ध्यान रखिएगा, पहले होता क्या था बेटा कि 12 से 18 महीने लग जाते थे एक रोगी को सही होने में। अब सोचिए, 12 से 18 महीने लगते थे, मतलब साल साल 2-2 साल जो है उसको रिकवर करने में लग जाते थे, बड़ा खतरनाक था। लेकिन वहीं जब जब आई थी ये दोनों दवाइयों ने, तो एक पूरा धमाल मचा के रख दिया था, है ना। ये रिफेम्सिन की बात करें और ये पैराजिनामाइड की, तो पैराजिनामाइड और रिफेम्सिन जो है ये बहुत ही लाभकारी उस समय हुई। आप देख सकते हैं कि 6 से मात्र 8 महीने में वो सारा का सारा फाइनल कर दी थी। इसका मतलब बहुत ही मजेदार चीजें थी। हाँ, मतलब मजेदार मतलब बहुत इफेक्टिव थी। लेकिन आप जानते हो कि धीरे-धीरे क्या होगा? आगे समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। अब आ जाते हैं हम, संशोधित कर दिया गया ना उसको, मतलब रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया। कब आया? ये 97 में आ गया। ये बाद में आया, और आपको पता था कि ये 2002 तक जो है सारा का सारा कंट्रोल करने का इनका पूरा का पूरा विचार था, ठीक है। और अब इसमें क्या होगी, ये थूक की जांच जो है, सबसे पहले थूक की जांच होती थी और इन्हीं से पूरा का पूरा निदान किया जाता, मतलब उसी से पूरा का पूरा पता चलता था। अब जो है एक्सरे वैक्सरे कराने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्या होता था, थूक से ही, यानी थूक से सारा का सारा जो है ये हो जाता था, ठीक है ना। हाँ, 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 पहले सही कह रहे हो, कोई-कोई बोलता था कि टीवी मत देखो, नहीं टीवी हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, है ना? तो यहाँ पर आप देखिए 27 करोड़ से लोग, देख रहे हैं? उपचार का उस समय लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि अब सोच सकते हैं कि कितना, अब भाई अगर आप देखा जाए तो इस समय अगर 97 की बात करें तो उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी, है ना? वो लगभग अगर देखा जाए तो 1 करोड़ के 1 अरब के करीब थी। तो आप यहाँ पर देखिए, उसमें से आप 27 मतलब 30% आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से प्रभावित थे इससे। तो उनको भी सही करने की बात थी। समझ पा रहे हैं? इसलिए 27 मतलब ये 30-40% तक उनको कवर करने की बात थी। इसी के अंतर्गत आया था आपका बेटा डॉट्स। ये देखिए, डॉट्स जो यहां पर आता है, डॉट्स क्या होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, ये देखो, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब अब इसमें जो आपको जो पर्यवेक्षक होते हैं, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो रखे जाते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो आपको अगर टीबी हुई तो आपके घर जाएंगे, वो आपको डोज देंगे, बराबर वो आपको डोज आते जाते देंगे। यानी इसीलिए कहा कि डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब,
यानी यहां क्या लिखा, संशोधित प्रत्यक्ष परीक्षण उपचार अल्प कोर्स। अब ये सीधे सीधे जा करके, क्योंकि कभी कभी इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये इसका आप सही टाइम पर अगर नहीं लेते हैं तो ये गड़बड़ हो सकता है बेटा। अगर एक भी डोज में डिस्टरबेंस हुआ टीबी के तो आगे समस्याएं और भी विकट रूप ले सकती हैं, है ना। एमडीआर, एक्सडीआर, टीडीआर जैसी समस्याएं होंगी तो प्राण पखेरु, यानी प्राण जो है पखेरु की तरह क्या है, उड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो डॉट का ये माध्यम से, अच्छा नीतियां चरणबद्ध से तरीके से, मतलब बारी बारी से चलाने की योजनाएं बनाई गई कि ये भाई डॉट्स को किस तरह से ये काम, है ना। और इससे क्या हुआ, डॉट कार्यक्रम से पहले की बात अगर देखी जाए, मतलब जब डॉट्स नहीं चलाया जाता था, मतलब ये जब शुरुआत नहीं थी, है ना, ठीक है। तो इससे पहले जो है ध्यान रखिएगा, 10 में से 4 ऐसे होते थे, 10 में से कम भी होते थे, मतलब अगर 10 लोग बीमार हैं, मतलब ये समझिए कि ये 40% ही रिकवरी थी। मतलब आप 60% तो जाएगा ही जाएगा, मतलब टीबी का पेशेंट है तो 60% तो बेटा उसको जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो ये आप समझिएगा, तो ये रोग से क्या करते हैं, मुक्ति पहले करते, लेकिन इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि 80% से अधिक, इवन आप ये कह सकते हैं कि हम लोग 100% तक लगभग लगभग पहुंचने वाले हैं। मतलब अभी तो पूरा 100% नहीं कहा जा सकता, यानी 80 से 90% तक हम लोग टीबी के पेशेंट को अब सही करने लगे हैं। और वो किसकी वजह से ये हमें सफलता मिली और ये कामयाबी जो मिली, वो डॉट्स जैसी योजनाओं को चलाने से हमको ये मिली। मेरे ख्याल से बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा आपका आज का पूरा प्रोग्राम। बस आज मैंने इतनी बात की है, इसके बाद आगे वाला बेटा कल हम लोग बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर और कोई भी सवाल हो तो बेटा बेहिचक पूछ लो, आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है, तो आप किसी भी तरह के सवाल आप इससे संबंधित पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, बोलो भाई, अगर कोई किसी का सवाल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बात बेटा समझ में आ गया, ऐसा कुछ इसमें था नहीं कि कोई डाउट हो, है ना। हाँ। तो आगे हम लोग चलते बेटा, लकवा हम पढ़ाएंगे, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम देखेंगे कि लकवा किस तरह से हमको पैरालाइज कैसे कर दिया जाता है ना। उसको बोलते हैं सीवीए, है ना। सीवीए का मतलब क्या होता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है, हम उसको देखेंगे आगे। सीवीए मतलब होता है लकवा, लकवा को हम पढ़ेंगे, आप घबराओ नहीं, आपको बताएंगे। लेकिन लकवा वगैरह का जो होता है बेटा, वो तो न्यूरल प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म। आज इतनी जल्दी बेटा क्लासेस है ना, तो ठीक है। काहे का लक्षण पूछ रहे हो भाई विशाल जी, और आपने कुछ पूछा है क्या। पवन तिवारी जी, अच्छा, आपको 2022 में देना, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, अभी से लग जाओ, ये सबसे अच्छा टाइम यही है। 21-22 वालों के लिए तो बेटा ये सबसे बेहतरीन समय है, सबसे बेहतरीन समय, इसी समय आप लग जाओ, काफी लोग को आप पछाड़ सकते हैं। ठीक है। हर्ष तिवारी जी बोल रहे हैं कितनी क्लासेस होंगी, बेटा ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लासेस होंगी, और बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, जितना उसमें खत्म हो जाएगा उतनी क्लासेस होंगी, ताकि आप बारीकी से समझे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि जितने भी ये हर डिजीज के साथ में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बहुत बात करते हुए चलेंगे, ताकि डिजीज का एक तरफ से खत्म हो, क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, वीडियोस अच्छे लगे हो, तो आप लाइक जरूर करना बेटा, है ना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो, तो बेटा आप LP10 के रेफरल कोड का यूज करके आप इसमें पूरी तरह से थारोली हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, पूरी तरह से पढ़ने के लिए आपको LP10 का यूज करना है। और इससे क्या है कि आपको 10% का फी में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बात क्लियर। तो ये आज की क्लास रही, बस आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।